चलिए शुरू करते हैं सेशन को। गुड मॉर्निंग एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का क्रेजी जीके ट्रिक के डेली करंट अफेयर की सीरीज में स्वागत है। आज के सेशन में हम 11 मार्च के सभी करंट अफेयर डिटेल में डिस्कस करेंगे। सारे फैक्ट, सारे क्वेश्चन जो भी यहां पर मैं आपको बताऊं, आराम से नोट कीजिएगा। सभी एग्जाम ओरिएंटेड है, बहुत ही इंटरेस्टिंग सेशन है। एंड तक बने रहिएगा सेशन में। पीडीएफ और मॉक टेस्ट आपको एप्लीकेशन पर मिल जाएगा। क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन को चेकआउट कीजिए, वहां पर आपके लिए दोनों फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल जाएंगे। हम चलते हैं 11 मार्च के सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ। नोट कीजिएगा, एसएससी के प्रीवियस ईयर में यह क्वेश्चन पूछा गया है। उस वक्त की रिपोर्ट पूछी गई थी, अभी यह लेटेस्ट रिपोर्ट है, तो इसकी बात कर लेते हैं। क्वेश्चन देखिए, मार्च 2026 में जारी सीपरी रिपोर्ट के अनुसार भारत वैश्विक हथियार आयात में किस स्थान पर रहा है? तो सीपरी स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के नाम से इसे जाना जाता है। यह जो संस्था है ना, इसका हेडक्वार्टर स्वीडन के स्टॉकहोम में देखने को मिलता है। और यह संस्था पूरे वर्ल्ड में मिलिट्री एक्सपेंडिचर, जो हथियारों का ट्रेड होता है या फिर ग्लोबल सिक्योरिटी, इनके डेटा को एनालिसिस करता है और उस पर रिपोर्ट पब्लिश करता है हर साल। तो अभी सीपरी की रिपोर्ट आई है 2026 की, जिसमें बताया गया है कि 2021 से लेकर 2025 तक हथियार आयातक देशों में इंडिया दूसरे स्थान पर रहा है। तो आंसर हो जाएगा आंसर बी। अब बात आती है कि पहले स्थान पर कौन? तो पहले स्थान पर इस टाइम पीरियड में रहा है यूक्रेन। यूक्रेन की बात करें तो यूक्रेन ने टोटल जितना भी वर्ल्ड में हथियार आयात हुआ है, उनमें से 9.7% हथियार इंपोर्ट किए हैं यूक्रेन ने। तो यूक्रेन सीपरी की इस रिपोर्ट में पहले नंबर पर है और इंडिया ग्लोबल आर्म एक्सपोर्ट इंपोर्टर के मामले में दूसरे नंबर पर है। जितना भी हथियार आयात हुआ है 2021 से 2025 में, उनमें 8.2% हिस्सा इंडिया का रहा है हथियारों को इंपोर्ट करने के मामले में। ठीक है, आपको पता है लास्ट ईयर जब सीपरी की रिपोर्ट आई थी ना, तो सेम सिनेरियो था। पहले नंबर पर तब भी यूक्रेन था और दूसरे पर इंडिया था। और 2026 की रिपोर्ट में भी पहले नंबर पर यूक्रेन है और दूसरे पर है इंडिया। भारत के अगर यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे ज्यादा हम हथियार किस देश से इंपोर्ट करते हैं, तो सबसे ज्यादा हथियार हम इंपोर्ट करते हैं रशिया से। सेकंड नंबर पर फ्रांस और थर्ड पर आता है इजराइल। जितना भी हम हथियार इंपोर्ट करते हैं, देखिए हथियार इंपोर्ट के मामले में रशिया पहले नंबर पर है। पहले हम ये देख लेते हैं कि टॉप 3 कौन कौन है। तो पहले पर तो यूक्रेन, सेकंड पर इंडिया और थर्ड पर है सऊदी अरब। अब टोटल जितना भी हम हथियार इंपोर्ट करते हैं, उनमें से 40% हमको सेल करता है रशिया। वैसे तो पहले हम काफी ज्यादा मात्रा में रशिया से हथियार इंपोर्ट करते थे, लेकिन पिछले कुछ सालों में हमारी जो डिफेंस कंपनियां हैं वो बहुत अच्छा काम कर रही है। तो हम घर में ही निर्माण कर रहे हैं हथियारों का। अलग अलग टेक्नोलॉजीज को हमने अडॉप्ट किया है और इसके अलावा दूसरे देशों पर भी हमने थोड़ा विश्वास जताया है और दूसरे देशों से भी हम हथियार अब इंपोर्ट कर रहे हैं। तो रशिया से फिर भी हम 40% सबसे ज्यादा इंपोर्ट करते हैं। सेकंड पर फ्रांस आता है 29% और इजराइल आता है 15% के साथ तीसरे नंबर पर, जिससे हम सबसे ज्यादा हथियार इंपोर्ट करते हैं। वर्ल्ड में हथियारों का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर कौन है? तो वर्ल्ड में हथियारों का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है यूएसए। जितने भी हथियार एक्सपोर्ट होते हैं ना, उनमें से 42% योगदान यूएसए का है हथियार एक्सपोर्टर देशों में। ठीक है ना। और उसके बाद सेकंड पर फ्रांस आता है और थर्ड पर आता है रशिया हथियार एक्सपोर्ट करने के मामले में। तो सीपरी की रिपोर्ट है। सीपरी के बारे में आपको पता चल गया कि संस्था क्या करती है। 1966 में इसकी स्थापना की गई थी और स्वीडन के स्टॉकहोम में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलता है। मिलिट्री एक्सपेंडिचर, ग्लोबल सिक्योरिटी पर डेटा एनालिसिस करता है और यह हर साल रिपोर्ट जारी करता है। भारत में कार्यरत परमाणु ऊर्जा संयंत्र की प्रमुख बनने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो इंडिया में जो ऑपरेशनल न्यूक्लियर पावर प्लांट है, उसकी प्रमुख बनने वाली पहली महिला बनी है आर.एम. नचम्मई। दक्षिण भारत से आती है आर.एम. नचम्मई। तो ये भारत में किसी भी ऑपरेशनल न्यूक्लियर पावर प्लांट की पहली महिला प्रमुख बनी है। इनकी जो नियुक्ति है ना, न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के द्वारा की गई है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि किस न्यूक्लियर पावर प्लांट में इनको नियुक्त किया गया? तो कर्नाटक में केगा एक न्यूक्लियर पावर प्लांट देखने को मिलता है। इसकी यूनिट 3 और 4 की कमान दी गई है आर.एम. नचम्मई को।
तो अभी अनाउंसमेंट किया गया 15 मार्च को ये अपना पद संभालेगी। आरएम नचम्मई को 35 वर्षों से ज्यादा का अनुभव है न्यूक्लियर पावर प्लांट में काम करने का। भारत का लक्ष्य है कि 2047 तक हम 100 गीगावाट की न्यूक्लियर पावर कैपेसिटी को अचीव कर पाए। तो इसीलिए इंडिया भी लगातार न्यूक्लियर पावर प्लांट पर काम कर रहा है, और इसी क्रम में न्यूक्लियर पावर प्लांट की जो फंक्शनल न्यूक्लियर पावर प्लांट है उसकी पहली महिला प्रमुख बनाया गया है किसी भी न्यूक्लियर पावर प्लांट की, यह है आरएम नचम्मई। नियुक्ति किसके द्वारा की गई? न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के द्वारा। इस संस्था के बारे में हमको जानना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। भारत में एक कमर्शियल न्यूक्लियर पावर प्लांट का संचालन करने की जिम्मेदारी इस सरकारी कंपनी के पास है। भारत में न्यूक्लियर पावर प्लांट का कंस्ट्रक्शन, ऑपरेशन और उनको सुरक्षित रूप से पावर जनरेशन वहां से की जा सके, इस उद्देश्य से न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड काम करता है। यह भारत में डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंतर्गत संस्था है, गवर्नमेंट की है। 1987 में इसकी स्थापना की गई थी और हेडक्वार्टर देखने को मिलता है मुंबई में। अब मैं आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछ लेता हूं, इंडिया का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट कौन सा था और किस राज्य में है, ये कमेंट में बता देना, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया। यहां पर अगर कभी केगा न्यूक्लियर पावर प्लांट की बात की जाती तो कहां पर है ये? तो ये हमको देखने को मिलता है भारत के कर्नाटक राज्य में। आगे बढ़े। नेपाल के नए प्रधानमंत्री के रूप में कौन नियुक्त किए गए हैं, कौन नियुक्त किए जाएंगे? लगभग नेपाल के नए प्रधानमंत्री के रूप में बालेन शाह की नियुक्ति की जाएगी, जिन्हें बालेंद्र शाह के नाम से भी जाना जाता है, या फिर बालेन शाह इनका नाम है। अभी नियुक्ति की नहीं गई है, लेकिन नेपाल में अभी जनरल इलेक्शन हुए थे, उसमें बालेन शाह की जो पार्टी है, राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी, इन्होंने सबसे ज्यादा सीटें जीती है। भारत के पीएम नरेंद्र मोदी ने भी इनको कॉल किया था, बधाइयां दी थी। अब संभावना है 99% की बालेन शाह नेपाल के अगले पीएम बनने वाले। वैसे इनकी पार्टी राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी, यह सबसे बड़ी पार्टी बन के उभरी है। अब यहां पर इंटरेस्टिंग यह है कि 165 सीटों पर इलेक्शन हुए थे, वहां की जो जनरल इलेक्शन है नेपाल के 165 सीटों पर हुए थे। अब इन 165 सीटों में से 125 सीटें राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी ने अपने नाम की है। इनमें से बालेन शाह, इन्होंने झापा 5 नाम की एक लोकसभा क्षेत्र, संसदीय क्षेत्र नेपाल का, वहां से केपी शर्मा ओली, जो कि पुराने पीएम रह चुके, फॉर्मर पीएम, इनको इनकी सीट से हराया। और लीडर हैं राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के, तो राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के लीडर बालेन शाह अगले पीएम बनने वाले हैं नेपाल के, ठीक है। एक आध दो दिन में ऑफिशियली अनाउंसमेंट हो जाएगा, तब इन पर मुहर लग जाएगी, पर अभी के लिए इनकी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बन के उभरी है, ठीक है। अगर ये पीएम बन जाते हैं तो ये मधेसी कम्युनिटी से आने वाले पहले पीएम बनेंगे नेपाल के। मधेसी कम्युनिटी की बात करते हैं ना, तो नेपाल में जो हिमालय का तराई वाला रीजन है, हिमालय का जो तलछटी वाला रीजन होता है ना, तराई वाला क्षेत्र नेपाल में, उस क्षेत्र के लोग मधेसी कहलाते हैं, जिनकी लैंग्वेज और जो कल्चर है ना वो बिहार और यूपी से मिलता जुलता है, क्योंकि वो बाउंड्री से लगा हुआ है। तो अगर ये पीएम बन जाते हैं तो ये मधेसी कम्युनिटी से पीएम बनने वाले नेपाल के पहले व्यक्ति होंगे बालेन शाह, ठीक है। तो किस पार्टी के? राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के सीनियर लीडर हैं, और इन्हीं की पार्टी सबसे ज्यादा सीटें जीत के आई है। 165 में से 125 सीटें इन्होंने अपने नाम की। अगर हम नेपाल की पार्लियामेंट देखें ना, तो नेपाल की पार्लियामेंट में वैसे टोटल 275 सीटें, इसको समझो एक बार। 275 सीटों को दो अलग अलग प्रकार से सीटों पर इलेक्शन होता है, मतलब दो कैटेगरी में बांटा गया है। 165 सीटें ऐसी होती है नेपाल की पार्लियामेंट में जिन पर डायरेक्ट इलेक्शन किया जाता है, मतलब जनता वोट देके भेजती है। वैसे देखिए, सीधे जनता वोट देकर सांसद चुनती है, इसको समझना थोड़ा। जनता यहां पर 165 सीटों पर डायरेक्ट सांसद को वोट देती, और जो सांसद जीत के जाता है वो 165 सीटों पर पहुंचेगा। 110 सीटें ऐसी होती है जो कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन जिस पर दिया जाता है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के आधार पर उन सीटों पर चुनाव होता है। इसमें क्या होता है कि 110 सीटों पर जो जनता है ना, इलेक्ट तो जनता ही करती है, जनता वोट देती है, लेकिन 110 सीटों पर किसी कैंडिडेट को वोट नहीं किया जाता, पार्टी को वोट किया जाता है। जिस पार्टी के पास अधिक
परसेंटेज ज्यादा मिलेगा उसको उतनी सीट दी जाएगी। फॉर एग्जाम्पल मान लो 110 सीट है, अब कोई एक पार्टी है, बालन शाह की पार्टी पकड़ लो, अगर उनकी बात करें तो मान लो कि 50% वोट उनकी पार्टी को मिल जाता है, तो 110 में से 55 सीटों पर किसके कैंडिडेट आ जाएंगे? पार्टी के, जिसको भी 50% वोट मिले। तो अगर बालन शाह की पार्टी, राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी 50% वोट ले जाती है 110 सीटों पर, तो 50% में से 55 जो कैंडिडेट है वो किसके जीत जाएंगे या किसके अपॉइंट हो जाएंगे? बालन शाह या इनकी पार्टी के। तो इस तरीके से 110 सीटें चलती है, लेकिन मेनली इसके इलेक्शन से गवर्नमेंट बनती है। तो 165 सीटों पर चुनाव हुए हैं और यहां पर सबसे बड़ी पार्टी बनके कौन आई है? राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी। आई होप आपको यहां पर यह चीज समझ आई होगी, सिंपल सा कॉन्सेप्ट था इसका। आगे बढ़ने से पहले आपको ऑफर ऑफ द डे बता देता हूं। यहां पर आपको आज करंट अफेयर 2026 के लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन पैकेज यहां पर अवेलेबल है। करंट अफेयर का देखिए क्या होता है, डेली करंट अफेयर में तो मैं आपको पूरा करंट अफेयर वैसे कवर करवा देता हूं, लेकिन कभी कभी होता है काफी सारे डेटा ऐसा होते हैं जिनको आपको पढ़ने की जरूरत पड़ती है प्रॉपर पीडीएफ में। तो ऐसे डेटा के लिए आप करंट अफेयर वन स्टॉप सॉल्यूशन को ज्वाइन कर सकते हैं। 50+ ई बुक आपको यहां पर मिल जाएगी, 200 से ज्यादा पीडीएफ मिल जाएगी और 500 से ज्यादा टेस्ट और क्विज भी आप यहां पर लगा पाएंगे। ठीक है, तो इसे ज्वाइन कीजिए। दिसंबर 2026 तक जो भी पीडीएफ, जो भी टेस्ट चाहेंगे, जो भी ई बुक आएगी मंथली, वो सभी आपको इसमें इंक्लूड की गई है। तो आप इसे ज्वाइन कीजिए। डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको इसकी लिंक दे दी है, काफी अफोर्डेबल प्राइस पर अभी आपको मिल जाएगी। और कोई भी आपका क्वेरी है, कोई भी आपका क्वेश्चन है, तो हेल्पलाइन नंबर पर आप कॉल कर लीजिएगा। आगे बढ़ेंगे। भारतीय सेना का उप सेना प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो इंडियन आर्मी के वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के रूप में अपॉइंट किए गए लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ। आंसर हो जाएगा आंसर ए। तो वैसे अगर हम आर्मी चीफ की बात करते हैं, है ना, चीफ की बात करें तो आर्मी चीफ के पद पर है उपेंद्र द्विवेदी, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ इंडियन आर्मी का सबसे बड़ा पद होता है। इसके बाद सेकंड नंबर पर आता है वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। तो वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के रूप में अपॉइंट किया गया है लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ को, और ये रिप्लेस करेंगे पीपी सिंह को। पीपी सिंह का कार्यकाल खत्म होने वाला है और 1 अप्रैल को अपना पद संभालेंगे लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ, वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के रूप में। ठीक है ना, तो हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में इंडियन आर्मी का, तो यहीं पर ये शपथ लेंगे, वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के रूप में अपना पद संभालेंगे 1 अप्रैल को। अगर हम हमारी तीनों सेना प्रमुख के बारे में बात करें, और एक सीडीएस का पद होता है, तो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ अभी हमने बात की जनरल उपेंद्र द्विवेदी है। अगर हम चीफ ऑफ नेवल स्टाफ की बात करते हैं तो ये हैं वर्तमान में एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी। अगर हम चीफ ऑफ एयर स्टाफ की बात करते हैं तो ये हैं एयर मार्शल अमरप्रीत सिंह। और सीडीएस की बात करते हैं चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, तीनों सेनाओं की जो कंबाइंड बॉडी होती है उसके प्रमुख के रूप में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ काम करते हैं जनरल अनिल चौहान, वर्तमान में सीडीएस के पद पर हैं। ठीक है, इंडियन आर्मी से हमारा क्वेश्चन था, तो इंडियन आर्मी का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है और स्थापना 1 अप्रैल 1895 में की गई थी अंग्रेजों के शासनकाल में। जनरल उपेंद्र द्विवेदी वर्तमान में हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है। इजी, आगे चलिए। महिला न्यायाधीशों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? तो इंटरनेशनल डे ऑफ विमेन जजेस हर साल मनाया जाता है 10 मार्च को। जुडिशियरी में जो विमेन रिप्रेजेंटेशन है उनको बराबर लेकर आना, जुडिशियरी में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ावा देना, जेंडर इक्विलिटी को बढ़ावा देना, यह मुख्य उद्देश्य है इंटरनेशनल डे ऑफ विमेन जजेस को मनाए जाने का। स्पेशली भारत वर्ल्ड में जो न्यायपालिका है, जो जुडिशियरी है, उसमें महिलाओं की भागीदारी बढ़े, महिलाओं के प्रति समानता बढ़े और महिलाओं को मुख्य धारा में लेकर आना और उन्हें जुडिशियरी से जोड़ना, इस डे को मनाए जाने का मुख्य उद्देश्य है। तो हर साल 10 मार्च को मनाया जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ विमेन जजेस। सबसे पहली बार यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने 2021 में इस डे को अनाउंस किया था। 2021 में यह अनाउंस हो गया था, लेकिन पहली बार यह डे मनाया गया था 2022 में, यह याद रखिएगा।
2022 से हर साल 10 मार्च को मनाया जा रहा है इंटरनेशनल डे ऑफ विमेन जजेस। 2026 की थीम की बात करें तो विमेन जजेस ऑन द बीच विमेन जजेस ऑन द बेंच एंड बियॉन्ड प्रोटेक्टिंग एक्सेस टू जस्टिस। तो यह थीम रखी गई है 2026 में इंटरनेशनल डे ऑफ विमेन जजेस की। यहां पर इंडिया में 2 विमेन जजेस के बारे में बहुत बात होती है, जो कि एक हिस्टोरिकल मूवमेंट था इंडियन जुडिशरी में। एक तो भारत में फर्स्ट विमेन जज किसी भी राज्य के हाई कोर्ट की पूछी जाए, किसी भी राज्य के हाई कोर्ट में फर्स्ट विमेन जज कौन थी, तो ये अन्ना चांडी बनी थी 1937 में केरला हाई कोर्ट में। इंडिया के किसी भी हाई कोर्ट में विमेन जज बनने वाली पहली महिला कौन? अन्ना चांडी, 1937 केरला हाई कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज जस्टिस फातिमा बीवी 1989 में बनी थी। तो यह सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की फर्स्ट विमेन जज बनी है। तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको याद रखिएगा, केरला लिखा हुआ है। तो जस्टिस फातिमा बीवी 1987 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की फर्स्ट विमेन जज बनी थी। तो ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखिएगा। अन्ना चांडी 1937 में केरला हाई कोर्ट की जज बनी थी और जस्टिस फातिमा बीवी सुप्रीम कोर्ट की जज बनने वाली पहली महिला 1989। दुनिया में विमेन जजेस के प्रतिशत की बात करें तो यूरोप सबसे आगे है, 54% जज विमेन है यूरोप में। तो किसी भी कॉन्टिनेंट की पर्टिकुलर बात की जाती है तो सबसे ज्यादा विमेन जज किस कॉन्टिनेंट में है, तो ये देखने को मिलती है यूरोप में। आगे चलें। WHO ने किस देश को HIV और साइफिलिस के मदर टू चाइल्ड ट्रांसमिशन को समाप्त करने वाला यूरोपीय संघ का पहला देश घोषित किया है? तो देखिए, अगर मदर टू चाइल्ड ट्रांसमिशन की बात करें तो माता से बच्चों की तरफ संक्रमण का फैलना, है ना, ट्रांसफर होना। तो HIV और साइफिलिस के मामले में मदर टू चाइल्ड ट्रांसमिशन को समाप्त करने वाला यूरोपीय यूनियन का जो पहला देश बना है वो बना है डेनमार्क। और यह घोषणा की है WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने डेनमार्क को घोषित किया है कि उसने HIV और साइफिलिस से मदर टू चाइल्ड ट्रांसमिशन को पूरी तरीके से समाप्त किया है। मदर टू चाइल्ड ट्रांसमिशन गर्भावस्था के दौरान, प्रसव के दौरान या फिर जो फीडिंग है उस दौरान मां से बच्चे में जो इन्फेक्शन फैलता है HIV या साइफिलिस का, इसको खत्म करने में डेनमार्क ने सफलता हासिल की है। तो WHO का स्टैंडर्ड कहता है कि मां से बच्चों में जो इन्फेक्शन है ना, उसकी दर प्रति 1 लाख जन्म पर 50 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। और फिर 95% से अधिक प्रेग्नेंट वीमेन का या तो टेस्टिंग हो गई हो, ट्रीटमेंट पूरा किया जा चुका हो, तो ऐसे देश को फिर HIV और साइफिलिस से मदर टू चाइल्ड ट्रांसमिशन से फ्री घोषित किया जा सकता है। तो डेनमार्क ने इस उपलब्धि को हासिल किया है। ऐसा करने वाला यूरोपीय यूनियन का पहला देश बना है डेनमार्क। WHO पूरे वर्ल्ड में हेल्थ सेक्टर के लिए काम करने वाला यूनाइटेड नेशन का एक ऑर्गेनाइजेशन है ना, यूनाइटेड नेशन की एक एजेंसी है। पूरे वर्ल्ड में हेल्थ को बेहतर करने, स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर करने के लिए यह बॉडी यूनाइटेड नेशन की काम करती है। 7 अप्रैल 1948 में इसकी स्थापना की गई थी। स्विट्जरलैंड के जेनेवा में इस संस्था का हेडक्वार्टर है। मेंबर कंट्रीज 194 है इसकी, और डायरेक्टर जनरल टेड्रोस एडोनॉम घेब्रेयेसस इस संस्था के डायरेक्टर जनरल के पद पर हैं। आगे, महिला कर्मचारियों को कार्यस्थल पर सशक्त बनाने के लिए शाइन ऐप किस संगठन के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो अभी इंटरनेशनल विमेंस डे था 8 मार्च को। उसके बाद विमेंस जो कर्मचारी है, जो एम्प्लॉइज है, उनको वर्क प्लेस पर सशक्त बनाने के लिए एक एप्लीकेशन लॉन्च किया है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने, या इंडियन रेलवे ने, इंडियन रेलवे बोल लो, इंडियन रेलवे ने, और इसका नाम है शाइन एप्लीकेशन। ठीक है, इंडियन रेलवे ने इसे जारी किया है। उद्देश्य क्या है? वर्क प्लेस पर जो विमेन एम्प्लॉइज के साथ जो सेक्सुअल हैरेसमेंट के केस आते हैं, जो ऐसी जो शिकायतें होती है, महिलाएं उनको बेझिझक, इजी तरीके से, सिक्योर तरीके से, आराम से उसकी कंप्लेंट कर पाए, इसके लिए एक एप्लीकेशन डेवलप किया है इंडियन रेलवे ने, और इसी को नाम दिया है शाइन एप्लीकेशन।
ओके, इसका फुल फॉर्म देखें तो सेक्सुअल हैरेसमेंट इंसिडेंट नोटिफिकेशन फॉर एम्प्लॉयमेंट एम्पावरमेंट, सॉरी फॉर एम्पावरमेंट, तो इसका शॉर्ट फॉर्म रखा गया है शाइन, शाइन है। तो जो भी महिलाएं हैं, जो भी एम्प्लॉइज हैं, विमेन एम्प्लॉइज है रेलवे में, अगर उनके साथ वर्क प्लेस पे किसी प्रकार का हैरेसमेंट होता है तो वो इजी तरीके से अपनी शिकायत को इस एप्लीकेशन के माध्यम से दर्ज करवा सकती है और इंडियन रेलवे इस पर क्विक एक्शन लेगा और ऐसे केसेस की जांच के लिए कमेटी का गठन करेगा। तो फीमेल एम्प्लॉय सीधे रेलवे के ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट पोर्टल और एम्प्लॉय सेल्फ सर्विस के माध्यम से अपनी शिकायत ऑनलाइन दर्ज करवा सकती है इस एप्लीकेशन के माध्यम से। सुविधाएं एम्प्लॉयज के अलावा जो विजिटर और स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी उपलब्ध की गई है। आगे चलेंगे, अंतर्राष्ट्रीय मलेरिया सम्मेलन 2026 कहां आयोजित किया गया है? इंटरनेशनल मलेरिया कॉन्फ्रेंस, इसका आयोजन 2026 में रिसेंटली नई दिल्ली भारत में किया गया। देखिए, इंटरनेशनल मलेरिया कॉन्फ्रेंस, इसका उद्देश्य क्या है पहले तो ये समझो। मलेरिया डिसीज को कंट्रोल करना और इसके अलावा इसके एलिमिनेशन स्ट्रेटजी पर चर्चा करना, इस उद्देश्य से इंटरनेशनल मलेरिया कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। डिसीज क्या है, किस तरीके से हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं पूरे वर्ल्ड में, तो बहुत सारी जो छोटी छोटी फैक्टर है उन पर यहां पर ध्यान दिया गया, उन पर बातचीत की गई और इन फ्यूचर हम इसको खत्म करने के लिए क्या क्या पॉलिसीज अपना सकते हैं, क्या हमको प्लान्स बनाना चाहिए, इन सभी मुद्दों पर यहां पर चर्चा की गई। तो वर्ल्ड के मलेरिया से रिलेटेड सभी साइंटिस्ट, जो पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट है, जो पॉलिसी मेकर है, रिसर्चर्स है, उन्होंने यहां पर पार्टिसिपेट किया है। तो आयोजन नई दिल्ली में किया गया था 7 से लेकर 9 मार्च तक इंटरनेशनल मलेरिया कॉन्फ्रेंस का। भारत में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मलेरिया रिसर्च के द्वारा इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के अंतर्गत इस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। मलेरिया के बारे में आपको कैजुअली ये पता होना चाहिए कि ये एक प्लाज्मोडियम नामक एक पैरासाइट के कारण फैलता है और इसका जो वाहक है ये फीमेल एनोफ्लीज मच्छर है, जो मादा एनोफ्लीज मच्छर है वो फैलाती है प्लाज्मोडियम नाम का पैरासाइट, तो इससे मलेरिया फैलता है। मच्छर वाहक है इसका फीमेल एनोफ्लीज मच्छर। तो भारत का लक्ष्य है कि हम 2030 तक मलेरिया को इंडिया को मलेरिया मुक्त कर लें 2030 तक, ये इंडियन गवर्नमेंट का लक्ष्य है। तो इसी उद्देश्य से इंटरनेशनल मलेरिया कॉन्फ्रेंस का आयोजन इस साल 2026 में नई दिल्ली में किया गया। आयोजन करवाने वाली संस्था इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च है। तो इसकी बात कर ले, इंडिया में मेडिकल रिसर्च के लिए काम करने वाला ऑर्गेनाइजेशन है। स्थापना 1911 में की गई थी। नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है और यह मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंतर्गत कार्य करती है। ICMR हेडक्वार्टर कहां पर? नई दिल्ली। सैयद हबीबुल हसन हमीद का हाल ही में निधन हो गया, ये किस खेल से संबंधित है? देखिए, सैयद हबीबुल हसन हमीद ये फुटबॉल से संबंधित इंडियन प्लेयर है। इनके बारे में नॉर्मली ऐसे कोई बड़े अवार्ड इनको नहीं मिले, लेकिन इन्होंने ओलंपिक में भारत को रिप्रेजेंट किया है और इनके द्वारा काफी सारी अलग अलग ट्रॉफीज जीती गई है जो कि फुटबॉल से संबंधित है। तो यहां पर हमको यह पता चलेगा कि फुटबॉल की और कौन कौन सी ट्रॉफीज होती है। ठीक है, तो हम पहले क्वेश्चन का आंसर ले लेते हैं। फॉर्मर इंडियन फुटबॉलर है सैयद हबीबुल हसन हमीद। 85 ईयर की एज में हाल ही में इनका निधन हो गया। 1960 में जो रोम ओलंपिक हुआ था उसमें इंडियन फुटबॉल टीम के सदस्य रहे हैं हमीद। एक ऑलराउंडर थे, बहुत ही फेमस थे ये वैसे, लेकिन इनको कोई बड़ा अवार्ड नहीं मिला है। काफी क्लब के लिए भी इन्होंने फुटबॉल खेला, जैसे हैदराबाद स्पोर्टिंग क्लब या फिर हैदराबाद पुलिस और अदर जो छोटे छोटे क्लब है ना, उनके लिए इन्होंने फुटबॉल खेला है। और फुटबॉल की तरफ खेलते हुए, अलग अलग क्लब्स के लिए फुटबॉल खेलते हुए अलग अलग ट्रॉफी भी अपने नाम की, मतलब अपनी टीम को ट्रॉफी जितवाई। फॉर एग्जांपल आगा खां गोल्ड कप, याद रखिएगा कि आगा खां गोल्ड कप किस खेल से संबंधित टूर्नामेंट है? तो ये फुटबॉल से संबंधित टूर्नामेंट है। डॉक्टर HK मुखर्जी शील्ड, ये भी 1960 में इन्होंने अपने क्लब को जितवाई थी। तो डॉक्टर HK मुखर्जी शील्ड फुटबॉल से संबंधित टूर्नामेंट है। DCM ट्रॉफी फुटबॉल से संबंधित टूर्नामेंट है और रोवर्स कप ये भी फुटबॉल से संबंधित चैंपियनशिप है। तो ये सारी अलग अलग क्लब के लिए इन्होंने खेलते हुए अपनी टीम को जितवाई थी। तो याद रखिएगा 4 यहां पर बताइए। और एक संतोष ट्रॉफी, ये भी फुटबॉल से संबंधित टूर्नामेंट है।
संतोष ट्रॉफी इन्होंने अलग अलग टीम के लिए खेली, मतलब अलग अलग टीम के सदस्य रहे संतोष ट्रॉफी में, जैसे हैदराबाद, बंगाल, महाराष्ट्र, तो अलग अलग टीम के लिए इन्होंने संतोष ट्रॉफी खेली। और इनके सदस्य रहते हुए ही महाराष्ट्र ने 1963 में संतोष ट्रॉफी का खिताब जीता था। तो ये फुटबॉल की कुछ प्रतियोगिताएं हैं, इन पर नजर डाल लेना, ये नॉर्मली इंपॉर्टेंट है। और अगर शॉर्ट में कभी पूछ लिया जाए सैयद हबीबुल हसन हामिद किस खेल से संबंधित इंडियन प्लेयर रहे हैं, तो ये फुटबॉल के इंडियन प्लेयर रहे हैं जिनका निधन हो गया है 85 ईयर की एज में। लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते। निर्भया निशा इनिशिएटिव हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है? निर्भया निशा इनिशिएटिव, इसको शुरू किया गया है केरला गवर्नमेंट के द्वारा। केरला राज्य सरकार ने इस इनिशिएटिव की शुरुआत की है। केरला पुलिस के द्वारा स्पेशली इस इनिशिएटिव की शुरुआत की गई है। राज्य में महिलाओं को सुरक्षा प्रदान की जा सके, महिलाओं की रात की यात्रा के दौरान उन्हें सुरक्षित रखा जा सके, इसलिए केरला पुलिस का एक इनिशिएटिव है निर्भया निशा इनिशिएटिव। इसके तहत किया क्या जाएगा कि ऐसी महिलाएं, ऐसी विमेन जो कि रात में स्पेशली वर्क के कारण, है ना, ऑफिस वर्क या जो भी वर्क के कारण, स्टडी के कारण या फिर हेल्थ इश्यू के कारण अगर कभी हॉस्पिटल वगैरह जाना पड़ रहा है, तो इसी कारण से अगर रात में यात्रा करती है, तो ऐसी महिलाओं की सुरक्षा के लिए शुरू किया गया है निर्भया निशा इनिशिएटिव। एक एप्लीकेशन के माध्यम से इसे कंडक्ट किया जाएगा। एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया जाएगा। आपातकालीन स्थिति में ऐसी महिलाओं के लिए तुरंत पुलिस सहायता पहुंचाई जा सकेगी। तो एक हेल्पलाइन नंबर है विमेन नेशनल हेल्पलाइन नंबर 112। केरला पुलिस के पॉल एप्लीकेशन, एक एप्लीकेशन, इसमें जो फीचर्स है इनका यूज करके महिला खुद को सेफ रख सकती है। अगर रात में कोई ऐसा इंसिडेंट हो जाता है और अगर महिला कंप्लेन करती है, इमीडिएट कंप्लेंट करती है, तो ऐसे केस में हाईवे की जो पेट्रोलिंग टीम है, जो पिंक पेट्रोलिंग टीम है, जो आसपास की जो थाने की पुलिस है, वो इमीडिएट रिएक्ट करेगी और महिलाओं को सेफली या फिर सुरक्षित रखेगी और ऐसे केस में जल्दी से एक्शन लेगी। विमेन की आवाजाही के जो स्थान होंगे उनको भी एआई से निगरानी की जाएगी। एआई पावर्ड कैमरेज लगाए जाएंगे, सीसीटीवीज लगाए जाएंगे और ये सारा इस इनिशिएटिव का पार्ट है। तो इनिशिएटिव का नाम रखा गया है निर्भया निशा इनिशिएटिव। लॉन्च किसने किया है? तो इसे केरला पुलिस के द्वारा शुरू किया गया है महिलाओं की सुरक्षा के लिए। केरला, अगर बेसिक इंफॉर्मेशन देखें, कैपिटल तिरुवनंतपुरम है। राजेंद्र आर्लेकर केरला के गवर्नर के पद पर हैं। पिनराई विजयन केरला के सीएम हैं। केरला लेजिस्लेटिव असेंबली की सीटों की संख्या है 140 और राज्यसभा सीटें हैं केरला में 9, लोकसभा की सीटें हैं 20। इजी। तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन है, इनको भी याद रखिएगा। 11 मार्च के सभी करंट अफेयर यहां पर हमने डिटेल में डिस्कस किए। अब हम चलते हैं लास्ट डे के करंट अफेयर को एक बार रिवाइज करेंगे। यहां पर आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल मैच में मैन ऑफ द मैच का खिताब किस खिलाड़ी को मिला है? तो कौन से खिलाड़ी हैं ये? इजी, जसप्रीत बुमराह। और मैन ऑफ द टूर्नामेंट कौन रहे? तो संजू सैमसन। ठीक है। मद्रास हाईकोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? मद्रास हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस सुश्रुत अरविंद धर्माधिकारी को नियुक्त किया गया। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल का 57वां स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। सीआईएसएफ की स्थापना कब हुई थी? तो सीआईएसएफ की स्थापना की गई थी कब? 10 मार्च 1969। शिकागो एल्यूमनी अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय अर्थशास्त्री कौन बने हैं? शिकागो एल्यूमनी अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय अर्थशास्त्री केवी सुब्रमण्यम। फॉर्मूला 1 ऑस्ट्रेलियाई ग्रैंड प्रिक्स 2026 किसने जीती है? तो यह जीती है जॉर्ज रसेल ने। मी हेल्थ मोबाइल एप्लीकेशन किस राज्य के स्वास्थ्य विभाग द्वारा लॉन्च किया गया? तो यह लॉन्च किया गया है केरला स्वास्थ्य विभाग के द्वारा। हाल ही में आयोजित अभ्यास लेमितीय 2026 भारत और किस देश के बीच में संयुक्त सैन्य अभ्यास है? तो आयोजन इंडिया और सेशल्स के बीच में किया जाता है लेमितीय मिलिट्री एक्सरसाइज का। भारत सरकार ने ग्रीन अमोनिया और ग्रीन मैथनॉल के मानक किस मिशन को बढ़ावा देने के लिए जारी किए हैं? तो यह है नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2026 के अवसर पर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड लेजिम डांस कहां आयोजित किया गया?
तो यह महाराष्ट्र के डोंबिवली में आयोजित किया गया। केजी जॉर्ज का हाल ही में निधन हो गया। ये किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो ये इंडियन आर्मी के सैनिक थे, इंडियन आर्मी से संबंधित, वीर चक्र प्राप्त केजी जॉर्ज। तो ये सारे करंट अफेयर कल के सेशन के रिवाइज हो जाते हैं। क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर ले लें। मंदसौर की संधि किसके मध्य हुई थी? तो मंदसौर की संधि 1818 में ब्रिटिशर्स और मराठा के मध्य में हुई थी। भारत में पहली जनगणना कराने का श्रेय लॉर्ड मेयो को दिया जाता है 1872 में। और प्रेस की स्वतंत्रता का मुक्तिदाता सर चार्ल्स मैटकॉफ को कहा जाता है। ये तीनों क्वेश्चन के आंसर बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, काफी एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए। अब आज के क्वेश्चन ऑफ द डे देख लीजिए। एशियाई ओलंपिक परिषद का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? 2025 के आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में भारत की रैंक क्या है? और राम सुतार जिनका दिसंबर 2025 में निधन हुआ था, ये किस क्षेत्र से संबंधित है? नोट कर लो आराम से, कमेंट में आंसर कीजिएगा। सेशन पसंद आया हो तो सेशन को लाइक और शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। हम कल फिर मुलाकात करेंगे नेक्स्ट डे के करंट अफेयर में। तब तक ख्याल रखिएगा अपना। जय हिंद, जय भारत।